हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में मज़े से होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम एक टॉपिक जो कि इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में गणित प्रश्न पत्र में आपका रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित प्रश्न होता है, उसको कैसे आप हल करते हैं, क्या रैखिक प्रोग्रामन होता है, आइए आज उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हम अपने जीवन में अनेक स्थितियां से गुजरते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे पास सामने एक समस्या उत्पन्न होती है और हम ये जानना चाहते हैं कि उस समस्या का समाधान हम गणितीय रूप में किस प्रकार से कर सकते हैं। तो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या क्या होती है? ये एक इष्टतमकारी समस्या होती है। अब आप कहेंगे कि इष्टतमकारी समस्या क्या चीज़ होती है? तो इष्टतमकारी समस्या वही समस्याएं होती हैं जिसमें हमारे पास जो भी एक समस्या दी गई होती है, उस समस्या में माना अगर आपको कोई कंक्लूजन ड्रॉ, मतलब आपको कोई परिणाम ज्ञात करना है। जैसे आप एक सिंपल शब्दों में कहिए कि माना आप एक व्यापारी हैं। ठीक है जी, मैंने कहा आपको कि आप क्या हैं, एक व्यापारी हैं। आप एक व्यापारी हैं, आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं। आपके पास कुछ पूंजी होगी जिससे कि आप व्यापार प्रारंभ करेंगे। माना कि आपके पास 50,000 रुपये हैं जिससे कि आप एक व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं। मैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही एक एग्जाम्पल लेकर आपको ये समझाता हूँ कि रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को किस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप एक व्यापारी हैं। माना कि आप कुर्सी एवं मेज का व्यापार करते हैं। आप किसका व्यापार कर रहे हैं? मेज व कुर्सी का। और आपके पास जो पूंजी है वो 50,000 रुपये है। और अब आप व्यापार कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने एक दुकान खरीदी या एक स्थान लिया। अब जो भी आपके पास स्थान है, माना आपके इस स्थान में 60 वस्तुओं को रखने का स्थान है आपके पास। ठीक है। अब आप मेज खरीदना चाह रहे हैं, अब आप कुर्सियां भी खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है। अब आप देखे, मार्केट में आप गए तो आपने देखा कि जो इन कुर्सी और मेज़ों का मूल्य है, आपने देखा कि जो मेज का मूल्य है वो माना 2500 रुपया है और जो कुर्सी है उसका मूल्य माना आपका 500 रुपया है। ठीक है, जो बाजार मूल्य है। अब आपने कुछ कैलकुलेशंस करी। आपने देखा कि अगर आप इनको बेचते हैं तो बेचने पर आपको कितना लाभ प्राप्त होता है। माना आप एक मेज को बेच रहे हैं, एक मेज को बेचने पर माना आपको 250 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही आप कुर्सी को अगर बेचते हैं तो कुर्सी को बेचने पर माना आपको 75 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है। अब आप कैसे आगे बढ़े? अब आपके पास स्थितियां देखिए। आपके पास 50,000 रुपये हैं। आपके पास एक स्थान है जिसमें आप केवल 60 वस्तुओं को रख सकते हैं। आप उस स्थान में कुर्सियां और मेज को लाकर रखेंगे। ठीक है जी। और आपने ये देखा कि जो मेज है उनका मूल्य 2500 रुपया है और जो कुर्सियां हैं उनका मूल्य 500 रुपया है। और आपने ये भी देख लिया कि आप अगर इन वस्तुओं को बेचते हैं तो बेचने पर आपको कितना कितना रुपया लाभ प्राप्त होता है। अब आप देखिए, आप अधिकतम लाभ अर्जित करना चाहते हैं। ठीक है जी। अब आप अधिकतम लाभ अर्जित करना चाह रहे हैं तो इस अधिकतम लाभ को आप कितनी कुर्सियों को खरीदकर, कितनी मेजों को खरीदकर प्राप्त करेंगे। तो यही जो आपके पास समस्या उत्पन्न होने वाली है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इष्टतमकारी समस्याएं। और इन्हीं इष्टतमकारी समस्याओं का जो हल है वो हम आलेखीय विधि, जो कि हम रैखिक प्रोग्रामन में देखेंगे, उसके द्वारा ज्ञात करेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि ये जो इष्टतमकारी समस्याएं हैं, ये वे समस्याएं हैं जिससे हम लाभ का अधिकतमीकरण और लागत का न्यूनतमीकरण खोजने का प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? लाभ का अधिकतमीकरण एवं लागत का न्यूनतमीकरण खोजने का प्रयास।
तो आपके पास समस्या क्या थी? आपके पास समस्या ये थी कि आपके पास 50,000 रुपये हैं मात्र। ये एक समस्या नहीं है, आपके पास 50,000 रुपये हैं, आप कुर्सी और मेज का व्यापार करना चाहते हैं, आपके पास जो स्थान है उस स्थान में केवल 60 वस्तुओं को रखने की जगह है। तो आप मार्केट से कितने मेजों को खरीदें और कितनी कुर्सियों को खरीदें जिससे आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाए। तो इस समस्या को हल करने के लिए हम आलेखीय विधि का प्रयोग करेंगे। रैखिक प्रोग्रामिंग में हम इस समस्या को पहले एक गणितीय रूप में निरूपित करेंगे। उस गणितीय रूप में निरूपित करने के बाद ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि की सहायता से अपनी समस्या का हल ज्ञात करेंगे। तो आपको एक सिनेरियो पता चल गया कि आप किस प्रकार से, कि इष्टतमकारी समस्याएं क्या हैं और हम किस प्रकार से इनका हल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब गणित में हम किस प्रकार से इसे गणितीय रूप प्रदान करेंगे अपनी इस समस्या को। तो देखिए, अब आपको पास समस्या है कि आपको कुर्सी एवं मेज खरीदने हैं। अब आप कितनी कुर्सी खरीदें और कितने मेज खरीदें, आपके पास ये स्थिति है। तो देखिए, माना आपने जो कुर्सी खरीदी है और ऐसी जो मेज खरीदी है, मान लीजिए कि आप एक्स मेज खरीद रहे हैं और जो कुर्सी खरीद रहे हैं वो कितनी है? वाई। आप एक्स मेज खरीदते हैं और वाई कुर्सियों को खरीदते हैं। अब देखिए, आपके पास तो अधिकतम 50,000 रुपये हैं। एक मेज को खरीदने पर आपको कितना रुपया चुकाना पड़ेगा? 2,500 रुपये। तो ध्यान से देखिएगा, तो अगर आप एक्स मेज खरीद रहे हैं तो 2,500 एक्स रुपये आपको पूरा पड़ेगा। और ऐसे ही अगर आप वाई कुर्सियाँ खरीद रहे हैं और एक कुर्सी को खरीदने पर आपको 500 रुपया देना पड़ रहा है, तो 500 वाई, तो टोटल इतना आपके पास धन होना चाहिए। अब देखिए, आपके पास धन है टोटल 50,000 रुपये। आपका ये जो धन है, इतनी मेजों एवं कुर्सियों को खरीदने पर जो आपको पैसे लगेंगे वो क्या होना चाहिए? 50,000 के बराबर या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतनी ही एक लिमिट है कि आपके पास 50,000 ही रुपये हैं। आपको इतने ही रुपयों में आपको कुर्सी एवं मेज खरीदनी है। तो अगर आप इस समीकरण को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो आप अगर आप 0 को हटा दें यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा आपको? 25x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 500। अगर आप 5 से भाग दे देते हैं इसको, तो 5 × 25 प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 100। तो आपके पास एक गणितीय समीकरण आसानी से ये बनकर आ गई। ठीक है जी। अब ये तो हो गई आपकी पहली स्थिति, जितने कि आपके पास रुपये थे कि इतने रुपए में आपको एक्स मेज और वाई कुर्सियां खरीदनी थी। अब दूसरी समस्या क्या है जी आपके पास? आप कितनी भी कुर्सी, कितने भी मेज नहीं खरीद सकते हैं। आप उतने ही कुर्सी अथवा मेज खरीद सकते हैं जितने कि आप अपने घर पर, अपनी दुकान पर रख सकें। तो आपके पास जो स्थान है वहाँ पर अधिकतम कितनी वस्तुएं रखी जा सकती हैं? 60। और आपने एक्स मेज और वाई कुर्सियाँ खरीदी हैं। ठीक है जी। तो क्या होगा कि इनका अधिकतम मान कितना हो सकता है? 60 के बराबर या उससे कम होगा। ये आपकी दूसरी स्थिति हो गई। ठीक है बच्चों। अब आप देखिए तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या है? अब आप या तो सारी की सारी मेज भी खरीद सकते हैं या सारी की सारी कुर्सियां भी खरीद सकते हैं। तो मतलब आपके पास इस मेज अथवा जो कुर्सी है उसका न्यूनतम मान कितना होगा? 0। और अधिकतम तो आप जितना खरीदे हैं उतना होगा। तो आपके पास एक नई स्थिति ये भी बन गई। तो आप इसको अगर एक साथ मिलाकर लिखें तो x, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आपने एक तीसरी समीकरण ये ज्ञात कर ली कि आपकी जो समस्या थी, आपने अपनी समस्या को गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया। अब अच्छा जी, सवाल का आपने गणितीय निरूपण तो कर लिया। अब आप इसका हल ज्ञात करना है। आपको हल क्या निकालना है वो आप देखिए। आपको क्या करना है? अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। अब अधिकतम लाभ को माना आपने एक चर x से, तो आपने मेज को लिखा है, माना आपने जो लाभ है उसको एक चर z, वेरिएबल कोई भी एक चर z से आपने माना निरूपित कर दिया। ठीक है। अब ये लाभ, ये अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए, आपको एक मेज को बेचने पर 250 रुपये का लाभ मिल रहा है। आपने कितनी मेजें खरीदी थी? x, और बेची भी x है अगर, तो 250x का लाभ यहाँ से मिलेगा। एक कुर्सी को बेचने पर आपको 75 रुपये का लाभ मिलता है। तो कितनी कुर्सियाँ आपने खरीदी हैं? y, तो y कुर्सियाँ ही आप बेचेंगे
तो 75y ये हो जाएगा। तो आपको ये लाभ की स्थिति प्राप्त हो गई, मतलब आपको लाभ का अधिकतम मान ज्ञात करना है। ठीक है जी। तो आपने इस पूरी सिचुएशन के आधार पर समीकरण कुछ बना ली। ठीक है जी। तो क्या क्या समीकरण आपने बना ली? आपने देखा कि 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तीन ये आपने स्थितियां देखी और इन तीन स्थितियों के आधार पर आपको अधिकतम लाभ z बराबर 250x प्लस 75y इसका मान ज्ञात करना है। अर्थात आपको x और y का मान निकालना है। सिंपल सी बात है आपके पास। ठीक है। तो देखिए, पेपर में जो आपका प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। ये तो मैंने आपको एक कहानी के रूप में, मतलब एक आपके पास एक स्थिति दी गई थी, उस स्थिति के आधार पर आपने किस प्रकार से समीकरण का निरूपण करना है और उस समीकरण से जो भी मान आपको ज्ञात करना है वो कैसे आपको निकालेंगे उसको एक गणितीय रूप में दिखा दिया। पेपर में आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपके पास एक क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ जो कि आपका उत्तराखंड बोर्ड में वर्ष 2020 में पूछा गया था। देखिए, यहाँ पर आपको इस प्रकार से कहानी नहीं दी गई है, यहाँ पर एक सिंपल सी आपको समीकरण दी गई है। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सेम जैसे हमने यहाँ पर एक देखी थी समीकरण। ऐसी x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 6 और ऐसी x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तीन स्थितियाँ आपको दी गई थी। इन तीन स्थितियों के आधार पर आपको बताना था कि ये z इक्वल्स टू x प्लस 3y का अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो हमने एक उदाहरण आपकी बुक से ही लिया है उस उदाहरण को ही हल करके देखते हैं कि कैसे हम आलेखीय विधि द्वारा, ग्राफीय विधि द्वारा इस समस्या का हल निकालेंगे, कि कैसे हम पता लगाएंगे हम कितनी कुर्सी खरीदें और कितने मेज खरीदें कि आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो आपने देख लिया। अगर मैं इसी सवाल को यहाँ पर पीछे वापस से जरा इनकी इक्वेशनों को लिख दूँ तो आप ध्यान से देखिएगा। तो इक्वेशन कुछ ऐसी थी, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100, दूसरी थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 60, तीसरी थी x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और आपको जो लाभ निकालना था z बराबर आपको क्या ज्ञात करना था, 250x प्लस 75y, इसका आपको अधिकतम मान ज्ञात करना था। ठीक है। तो अधिकतम मान आपको ज्ञात करना था। अब कैसे हम इसका अधिकतम मान ज्ञात करेंगे तो आपको ये आप ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों, हम ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि मतलब ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो किस प्रकार से हम इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे तो वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, आपने निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, आप अक्षों को बनाना जानते हैं, ये आप जानते हैं। जैसे ये आपका मूल बिंदु है 0,0 जिसके निर्देशांक आपको पता होते हैं। अगर आप किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक बिंदु होना चाहिए जिसके निर्देशांक आपको ज्ञात होने चाहिए। उसी ज्ञात निर्देशांक की सहायता से आप किसी वस्तु की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं ग्राफ में। तो देखिए, ये आपका x अक्ष को निरूपित करता है, ये लाइन आपकी y अक्ष को निरूपित करती है। तो इस 0 से ऊपर ये धनात्मक y लाइन है, 0 से नीचे ऋणात्मक y एक्सिस है, 0 से इधर धनात्मक x है और 0 से पीछे ऋणात्मक x है। ठीक है। अब आप सबसे पहले आप देखिए, अब ग्राफीय निरूपण हम किस प्रकार से इसका करते हैं। तो सबसे पहले आप पहली समीकरण को देखिए जो है आपकी 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100। तो हम क्या समीकरण लेंगे, हम लेंगे 5x प्लस वाई बराबर 100। तो सबसे पहले हम इसको इस ग्राफ में निरूपित करके देखते हैं कि हम कैसे इसको निरूपित करेंगे। अब आप देखिए, किसी भी, ये एक रेखा है, इस रेखा की जो समीकरण आपको दी गई है 5x प्लस वाई बराबर 100। अब आप इसको कैसे निरूपित करेंगे, तो किसी भी रेखा को किसी भी ग्राफ में निरूपित करने के लिए आपको लाइन जैसे आपको खींचनी है तो न्यूनतम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। तो ये 2 बिंदु आपको ज्ञात करने होंगे। अगर आप ये 2 बिंदु ज्ञात कर लेंगे तो आप आसानी से इसको निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए, हम कैसे इसको निरूपित करते हैं। आपको ये पता है कि देखिए, x अक्ष पर अगर आप यहाँ पर स्थित है, माना मूल बिंदु पर, यहाँ पर x का मान भी 0 है, ये आप x से निरूपित करते हैं, इसको y से निरूपित करते हैं। x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। अगर आप इस स्थान पर खड़े हैं और यहाँ से आप आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आप देखिए,
आप एस एक्स अक्ष में गति कर रहे हैं। इस एक्स अक्ष में जो y का मान है वो 0 होगा। ठीक है, तो मैं रखता हूं इसी समीकरण में, यदि मैं एक स्थिति लेता हूं, यदि y बराबर 0, ठीक है, तो आपको x का क्या मान प्राप्त होगा, तो आप इसमें रखेंगे तो 5x प्लस 0 बराबर 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100/5, तो 5 दूनी 10, 20 आपको मिलेगा। मतलब आपको क्या मिला, तो आपने देखा कि यदि आपने y को 0 रखा तो आपको x का मान कितना मिला, 20। तो आपको एक बिंदु प्राप्त हो गया, तो 20,0। देखिए पहले आप x को लिखते हैं, उसके बाद y, x, y इस प्रकार से लिखा जाता है। तो x का मान 20 है, y का मान 0 है। ठीक है जी। इसी प्रकार अब अगर हम y x पे चलें तो y x पे क्या करें, किस चीज़ का मान 0 होगा, x का मान। तो यदि x बराबर 0 तो क्या हो जाएगी समीकरण, तो 5 गुणा 0 प्लस y बराबर 100। तो y का मान तो यहाँ पर से आपको मिल गया 100। तो मतलब आपका बिंदु क्या होगा, 0। पहले आप x को लिखते हैं, फिर y को लिखा जाता है। तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब आप इन्हीं बिंदुओं को इस ग्राफ पर निरूपित करेंगे। देखिए आप आसानी से इस पर स्केलिंग कर सकते हैं, स्केल की सहायता से आप इस पर नंबरिंग कर सकते हैं। मैं एक सामान्य तरीके से इसको हल कर रहा हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैंने मान लिया ये 10, 20, 30 ऐसे करके आप बना सकते हैं। ये 20,0 वाला बिंदु है और आपको एक बिंदु यहाँ पर मिला है 0,100, माना ये 100 है y एक्सिस पे। तो मैंने इसको निरूपित कर दिया 0,100 से। ठीक है, आप आराम से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे करके लाइनिंग कर सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं। उसके आधार पर आप रेखा डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप देखिए आपको ये 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब आप इन 2 बिंदुओं को मिलाकर रेखा को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। आप, मेरे पास अभी स्केल उपलब्ध नहीं है तो मैं हाथ से ही इसको खींच रहा हूँ, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये एक लाइन आपको प्राप्त हो गई, ये लाइन है। अब इस लाइन ही में थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छी ये बनी नहीं, स्केल उपस्थित नहीं है मेरे पास अभी वर्तमान में। तो देखिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या कौन सी लाइन है, 5x प्लस y। अभी यहाँ पर मैं 100 लिखा हूँ। देखिए सवाल में मुझे पूछा गया है लेस देन इक्वल टू 100 के लिए लाइन खींचनी है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 100। अब आप ध्यान से देखिए ये आपके पास एक बॉर्डर है, इस बॉर्डर से ऊपर का मान होगा 5x प्लस वाई ग्रेटर देन 100, और इस बॉर्डर से नीचे या मीन्स इस लाइन से जो नीचे का मान होगा वो 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। तो मतलब मुझे कौन से क्षेत्र में देखना है, यहाँ से नीचे। तो मैं इसको एरो से इस प्रकार से निरूपित कर सकता हूँ कि मैंने कौन से भाग को देखना है, इस रेखा से नीचे वाले भाग को लेना है। ठीक है, तो हमने ग्राफी निरूपण करा सबसे पहले पहली वाली लाइन का, तो मैं आप यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो फर्स्ट लाइन का मैंने ग्राफी निरूपण कर दिया। अब मैं आता हूँ सेकंड वाली लाइन पे, जो मतलब सेकंड वाली सिचुएशन है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। तो इसका भी ग्राफी निरूपण आप आराम से कर सकते हैं। जैसा तरीका ऊपर अपनाया गया है सेम तरीका आप पूरी समीकरणों में लगाइए। तो यहाँ पर भी इसके लिए मैं पहले क्या मान लेता हूँ कि ये x प्लस वाई बराबर 60 को कैसे मैं ग्राफ में निरूपित करूँगा। फिर से वही स्थिति, अगर आप x एक्सिस पर बिंदु चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि y एक्स को का जो y का मान है वो 0 रख देंगे। तो 0 रख देंगे तो x का मान क्या मिल जाएगा आपको, 60। तो बिंदु क्या मिल गया, 60,0। ठीक इसी प्रकार यदि x बराबर 0 आप रख देंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा, 60। तो मतलब आपको 0,60, ये 2 बिंदु मिल गए। 2 बिंदु मिल गए तो आप आसानी से रेखा खींच सकते हैं। अब देखो 60,0 तो माना 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे मान लेता हूँ। तो ये 60,0 ये हो गया। और यहाँ पर y एक्सिस में 0,60, तो अगर ये 100 था तो 100 से थोड़ा नीचे बना देता हूँ, माना ये 0,60 ये हो गया। अब फिर से आपके पास स्केल होगी, आप स्केल से इन दोनों बिंदुओं को मिलाइएगा, आसानी से आप एक रेखा खींच लेंगे। अब फिर से आप ध्यान से देखिए, आपको फिर से क्या देखना है कि आपका जो दिया गया समीकरण है वो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। तो 60 से छोटा, तो 60 से छोटा मतलब कौन से वाले भाग को आपने देखना है, इस वाले भाग को, मतलब इस ग्राफ से नीचे वाले भाग को। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया जी, ये भी हो गया, ये भी आपने निरूपित कर लिया। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इस लाइन को x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। ठीक है, ये वाला बिंदु आपको मिल गया। अब आप आए तीसरी स्थिति में। तो तीसरी स्थिति आपको दी गई है, तीसरी स्थिति आपको क्या दी गई है, x का मान 0 से अधिक है, y का मान भी 0 से अधिक है। अब आप ध्यान से देखिएगा,
x का मान शून्य से अधिक होना चाहिए। देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ में x एक्स ये है, ठीक है। इस एक्स पर आप आगे को बढ़ रहे हैं तो एक्स का मान बढ़ेगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके आप बढ़ रहे हैं। तो मतलब अगर आप यहाँ पर अपने स्केच को रखें तो देखिए, अगर मैं ऐसे आगे को बढ़ रहा हूँ तो ऐसे आगे को बढ़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स का मान 0 से बड़ा मिलेगा। तो आप आराम से आप ये मान लीजिए कि ये जो आपका तल है, इस तल में x का मान 0 से अधिक है। अब आप नीचे को नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है क्या आप देखेंगे, y के लिए भी अगर आपको देखना होगा तो y को मान 0 से बड़ा दिखाना है आपको, तो y का मान 0 से बड़ा। फिर से आपने क्या करा, ये वाला जो आपका अक्ष है यहाँ पर y का मान बढ़ रहा है, तो इस अक्ष में आपको y का मान, ये हो गया x ग्रेटर देन 0, ये हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब हमको क्या करना है, हमने तीनों स्थितियां जो हमारे पास सिचुएशन दी गई थी उन तीनों सिचुएशन को देख लिया, उन तीनों सिचुएशन से हमने एक ग्राफ को निरूपित कर दिया। अब हमारा अगला भाग क्या होता है, हमें क्या देखना होता है, इस ग्राफ में जो कॉमन भाग होता है जिसे सुसंगत क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए, आराम से आप देखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ में आप इस बिंदु को देखिए, ये सारी जो लाइनें मैंने लाल तीर बनाए हैं वो आपको ध्यान से देखना है। आप इस बिंदु को देखिए, आप इस बिंदु पर ध्यान से देखिएगा क्योंकि ग्राफ यहाँ से नीचे होना चाहिए। आप इस बिंदु पर ध्यान से देखिएगा, आपका ग्राफ यहाँ से पीछे होना चाहिए, तो आपके पास एक बिंदु ये मिल रहा है। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, वो ये बिंदु है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मतलब एक ऐसा उभयनिष्ठ क्षेत्र जो आपको मिलने वाला है वो ये है, ठीक है जी। ये मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आसानी से आप इसको देख सकें। तो ये है वो कॉमन भाग जो कि आपका हल होगा। अब आप देखो देखो जिन जिन कोऑर्डिनेट्स को आपको दिए गए हैं उनका तो मान आपको पता है। देखो देखो, जैसे ये 0,0 है, ये ठीक है आपके पास, ये 0,60 है इसके निर्देशांक, ये हो जाएगा उसका 20,0। अब आपको इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए, माना इस वाले बिंदु को मैं A मान लेता हूँ, इस वाले बिंदु को B मान लेता हूँ, इस वाले को C मान लेता हूँ, इस वाले को D मान लेता हूँ। अब ये जो बिंदु C है इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। अब आप इसको भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको भी ज्ञात करने का एक आसान तरीका अगर आप देखें तो ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो मतलब आपको इन दोनों रेखाओं को देखो कौन कौन सी रेखाएं हैं, x प्लस वाई बराबर 60 वाली और 5x प्लस वाई बराबर 100 वाली, ये दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। अगर आप इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लें तो आपको ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा आसानी से। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को घटा देता हूँ, घटा दिया तो ये y कट जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, -4x बराबर -40। घटाना है आपको, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10। x का मान 10 आप समीकरण को पता है कि x प्लस वाई बराबर 60 है, x का मान आपने 10 रख दिया प्लस y बराबर 60, तो y का मान कितना मिल जाएगा, 50। तो मतलब इन दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु है उसके निर्देशांक क्या हैं, 10,50। ठीक है जी। तो आपने इतना ग्राफी निरूपण कर लिया, आपने इसको देख लिया, तो आपको इतना समझ आ गया होगा आसानी से। अगर जो चीज़ आपकी समझ नहीं आ रही होगी तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके दोबारा पीछे जाकर उस चीज़ को आसानी से अच्छे से देख लीजिएगा। और मैंने सारे स्टेप सेम ही रखे हुए हैं, यही सेम स्टेप करके मैं यहाँ तक पहुँचा हुआ हूँ। अब आपको क्या हुआ, ये 4 बिंदु प्राप्त हो गए। अब आप क्या करोगे, इन 4 बिंदुओं को लेकर एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। इस टेबल में आपने यहाँ पर तो ये बिंदु लिखने हैं और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, z जो लाभ है आपका। तो वो क्या था आपका, 250x प्लस 75y, ठीक है जी। अब देखो बिंदु थे A 0,0। अगर आप देखो 0,0 रखेंगे तो आपको यहाँ पर z का मान क्या मिलेगा, 0। तो ये तो z का न्यूनतम मान हो गया आपका। अब बिंदु B पर चलते हैं। बिंदु B था आपका 0,60। तो यहाँ से आपको z का मान क्या मिलेगा, देखो 250 गुणा 0 करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 75 गुणा 60, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कितना मिल जाएगा मुझको, तो ये 0 को मैं यहीं पर उतार देता हूँ, तो 6 पंचे 30 हासिल लगो 3,
तो 6 सत्ते 42 3 43 44 45 4500 ये z का मान मिला। अब बिंदु सी पर जाते हैं। बिंदु सी पर है आपका 10,50। x का मान 10 है, y का मान 50 है। तो यहाँ से अगर आप z का मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा? देखो 250 गुणा 10 करेंगे आप यहाँ पर, धन 75 गुणा 50। तो ध्यान से देखिए मैं करता हूँ। तो ये जो हो जाएगा 2500 धन, अगर यहाँ पे गुणा करेंगे आप इसको तो शून्य को यहाँ से रख दीजिए, 5 5 25, 5 7 35, 2 37। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 5 और यहाँ पर 7 में 5 जोड़ो, 7 5 12, 3 2 5 और 1 6। तो 6250 आपको ये मान मिल रहा है। ऐसे ही बिंदु डी, बिंदु डी क्या है? 20,0। 20,0 रखोगे आप तो यहाँ से आपको z का मान कितना मिल जाएगा? 250 गुणा 20 धन 75 गुणा 0। तो 250 गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो 5000 मिल गया आपको। तो देखो आपको इन विभिन्न बिंदुओं पर z के भिन्न भिन्न मान आपको प्राप्त हो गए। ये मैंने छोटी सी टेबल बनाई थी, आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा, ये थोड़ा जगह की कमी की वजह से ऐसा दिख रहा है आपको। अब आप देखिए 4 मान आपको मिले। एक मान मिला 0 z का, एक मान मिला 4500, एक मान मिला 6250, एक मान मिला 5000। तो आपको इन चारों बिंदुओं में z का अधिकतम मान किस पर मिलने वाला है? बिंदु सी पर 10,50 पर। अब ये आपको क्या बताएगा? ये बताएगा कि जो x का मान है 10 वो आपका इष्टतम मान होगा और y का मान जो होना चाहिए 50। अगर आप 10 मेज और 50 कुर्सी खरीदें तो आपको क्या होगा? अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो यही आपका ग्राफीय निरूपण है जिसकी सहायता से आपने जो आपको दी गई समस्या थी उसको आपने हल किया। तो आपको क्या समस्या दी गई थी कि आपके पास कितनी कुर्सी और कितनी मेज आप खरीदें कि आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। तो आपने ये स्थितियां बनाई थी और इन स्थितियों को बनाने के बाद, इन स्थितियों को हल करके आपको ये प्राप्त हुआ, अगर आप 10 मेज खरीदें और 50 कुर्सियां खरीदें तो आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। ठीक है जी। तो ये आपका इस प्रकार से ग्राफीय समस्याओं को जो है आपकी समस्याएं थी, आपका रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं, उनको ग्राफीय विधि की सहायता से किस प्रकार से हल किया जाता है वो आपने देखा। तो ठीक है दोस्तों, आज आप इतना पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम ये जो पेपर में आया हुआ आपका प्रश्न था उसको हम आपका आलेखीय विधि से हल करेंगे। अभी तक आपने इतना देखा होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न था वो समझ आया, रैखिक प्रोग्रामिंग क्या चीज़ थी वो उसका बेसिक आपको समझ आया। तो इसी प्रकार आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको एक सामान्य तरीके से हल करके आपको दिखाऊंगा ताकि आप पेपर में और अच्छे मार्क्स ला सकें। ओके, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।